बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मुल्क की दाखिली जो सियासी सूरत हाल है, आज ज़रा हम उस पर भी बात करेंगे और जाहिर है फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कुछ हो रहा है उस पर तो बात होनी ही होनी है। पाकिस्तान की सियासत और फिर बिलखुसूस कराची की सियासत के हवाले से अगर बात की जाए और सिंध की सियासत पर, तो ज़ाहिर है बहुत लंबी डिबेट्स रहती हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कराची की जो पल्स है उस पर बहरहाल बात की जाए। गुज़िश्ता दिनों जो एक बड़ी तब्दीली है हुई है बहरहाल, और इस तब्दीली का मेरा ख्याल है कि मैंने तस्करा आज से कोई 4 माह पहले किया था। मैं ज़रा वो क्लिप सुनवा दूँ आपको आपकी याददाश्तों के लिए। मेरा ख्याल है 30 नवंबर 2025 को हमने प्रोग्राम किया था और गवर्नर सिंध की तब्दीली के बारे में कुछ बात की थी। क्या बात की थी, ज़रा सुन लें। कि गवर्नर सिंध कामरान टसौरी के जाने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो खबरों के मुताबिक शेरवानियां सिलवा रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नवाज के भी हैं और दीगर जगह भी ऐसी बात हो रही है। 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुस्तफा कमाल साहब ने ये कहा कि भाई बहुत सारी ये बात जब हमने कही थी तो उसके बाद भी मुझसे लोगों ने ये सवाल ज़ाहिर इनबॉक्स पर और दीगर जगहों पर लोग पूछ रहे थे कि यार अब कहाँ आपने कौन सी बात हवा में उड़ा दी है और कोई तब्दीली नहीं हो रही। अच्छा, इनफैक्ट उन्हीं दिनों में जब हमने MQM के लोगों से कहा था तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना ये मीडिया स्पेक्युलेशंस फैलाता है। और जब मैंने यही सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से कहा था तो उन्होंने कहा था कि भाई तब्दीली आ जाएगी, देख लेंगे, अगर होता है तो हो जाए। मुस्लिम लीग नवाज के जब लोगों से बात की थी हमने इस हवाले से, तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम किसी हद तक इस पार्टनरशिप को देख रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन है। सो उसके बाद अब ये नतीजा हमारे सामने है कि मुस्लिम लीग नवाज के गवर्नर मोहतरम जनाब निहाल हाशमी साहब जो हैं वो बहरहाल सिंध के गवर्नर तैनात कर दिए गए हैं। कामरान टसौरी को बहुत सारी बातें हो रही हैं, ज़ाहिर इस वक्त तो वो उम्रे पे जा चुके हैं, छुट्टी ही हो गई है, लेकिन 4.25 साल जैसे वो खुद कह रहे हैं उन्होंने सर्व किया। जब स्टार्ट लिया था तो बहुत अच्छी पेस थी, लेकिन इनिशियल स्टार्ट के बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रहीं। जब ये तैनात नहीं भी हुए थे, जब भी कंट्रोवर्सीज हो रही थी कि कामरान टसौरी क्या होते हैं और उनका MQM में क्या कंट्रीब्यूशन है और कौन सा उनको ओहदा दे दिया गया है, लेकिन बहरहाल 4.25 साल उन्होंने जैसे तैसे इस गवर्नरशिप के बैठकर गुजारे या यहाँ पर उस ओहदे को निभाया। लेकिन अब एक और सवाल है जो कि मैं आज करना चाहती हूँ MQM के लोगों से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी, कि ये तब्दीली जो है क्या खुद विद इन MQM की जो धड़ेबंदी है उसका नतीजा है या वाकईतन जो एक एक मुआहदा कह लीजिए हुआ है मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन, जहां चीफ मिनिस्टर उनका होगा वहां गवर्नर मुस्लिम लीग नवाज का होगा, तो ये उसी मुआहदे के तहत जो है फॉर्मूले के तहत ये काम हुआ है। असल बात क्या है, असल हकीकत क्या है, इस पर बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, इस सेगमेंट में ज्वाइन करने जा रही हैं हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, उनको वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सादिया, अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक आई थिंक ऑफ है सादिया, अगर उसको ऑन कर लें। आदिल अस्करी साहब रुकन सिंध असेंबली MQM पाकिस्तान से हैं, उनसे भी हम जरा फौरी तौर पर रब्ता करेंगे। सादिया जी, थैंक यू वंस अगेन। मैडम सादिया, ये तब्दीली जो आपने करवाई है या हुई है, ये आपके कहने पर हुई है या ये एक जिसे कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस था, जो जाहिर है मैं बार बार कह रही हूँ एक मुआहदा है आपके और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन, ये उसी की मद में हुआ है मामला, यानी गवर्नर की तब्दीली का? थैंक यू वेरी मच सना। एक तो आपने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि हमारे कहने पे हुई है। मैंने पूछा। अच्छा, तो सना देखें, जाहिर सी बात है एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हुई थी, और जिसमें ये फैसला हुआ था कि 2 सूबों के गवर्नर मुस्लिम लीग नून के होंगे और 2 सूबों के गवर्नर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। अच्छा, और मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान भी एक अंडरस्टैंडिंग थी जो MQM बता नहीं रही है। वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब आप वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे, अगर आप वजारतें लेंगे तो आप गवर्नरशिप से विड्रॉ होंगे।
तो ओके। ये भी एक एग्रीमेंट थे, ठीक है। अच्छा। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का दिल बड़ा है। हम कई दफा मुतालबा करते होते थे गवर्नर साहब के लिए, क्योंकि उनके काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते होते थे। उन्होंने जो एक कॉन्फ्रेंस की थी मेरा ख्याल से 17 या 16 फरवरी को, जिसमें उन्होंने सिंध के लोगों की दिल आजारी की थी, सूबे की तकसीम की बात की थी, लसानियत की वहां बात हुई थी। उसके बाद वहां रेंजर्स के खिलाफ, फेडरल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों ने बहुत सारी बातें की गई थी जो गैर मुनासिब थी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने, आपने जैसे कहा बिल्कुल सही है कि नवंबर के महीने में फैसला किया जा चुका था कि कामरान तिसोरी साहब को तब्दील किया जाएगा। Yes. अब उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजूहात थी जिसकी वजह से डिले था, लेकिन हमारे और मुस्लिम लीग के दरमियान बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग थी और वो उस पे फेडरल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, जिससे जो है वो हम उसको इसीलिए वेलकम कर रहे हैं। ऑलराइट सादिया जी, अब ये ठीक है, ये तो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना सिनारियो है जो आप हमें बता रही हैं, ये बिल्कुल एक्चुअल वही है जो कि हुआ है। लेकिन क्या हकीकत में भी कामरान तिसौरी की शख्सियत या एज एन गवर्नर वो सर्व नहीं कर पाए सिंध को, या इतनी कंट्रोवर्शियल शख्सियत रहे? क्योंकि एमक्यूएम के बाकी भी माजी में जितने गवर्नर्स रहे हैं उन्होंने काफी लॉन्गेस्ट गवर्नर सर्व उन्होंने किए हैं, लाइक इशरतुल इबाद साहब एंड सम अदर पीपल। तो आप क्या समझते हैं कि ये ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे या कुछ और वजूहात थी? कामरान तिसौरी के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए मेरी अगर मैं जाती उस पे बात करूं तो जाहिर सी बात है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। अच्छा। और वो उसके बियॉन्ड जाते थे। ओके। और वो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते थे, जिससे सिंध के अवाम की बहुत दफा दिल आजारी हुई। वो उसको क्लियर भी करते होते थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, जब वो आजकल जैसे वो अफ्तार डिनर में रोजाना खिताब करते थे, वो उसको क्लियर करते होते थे। लेकिन वो बात कर चुकते थे और उसकी वजह से लोगों की दिल आजारी होती थी। और जाहिर सी बात है कि फिर वो पीपल्स पार्टी को उसका जब ये कोई बात करते थे तो उसका सिंध के अवाम जो हैं वो रेजिस्ट करते थे, जिसको हमने फेस किया है। ओके। तो मुझे यही लगता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस था हाँ जी। उसको मिसयूज कर रहे थे। अच्छा। मतलब गवर्नर देखें, इशरतुल इबाद साहब भी बहुत अरसे तक गवर्नर रहे। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कांग्रेस सर्विंग गवर्नर। गवर्नर ऑफ सिंध। जी जी। और मेरा ख्याल से अब पाकिस्तान होंगे, इतना तो लॉन्गेस्ट कोई गवर्नर ने सर्व नहीं किया। लेकिन उनके साथ कंट्रोवर्सीज इस तरह नहीं थी जिस तरह कामरान तिसौरी साहब के साथ अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? हुई थी। सादिया ठीक है, अब वो तो किस्से पारीना बन गए ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट निहाल हाशमी साहब? क्या आपको लगता है कि कितना क्या वाकईतन जैसे हम कहते हैं कि गवर्नरशिप जो है वो एक सेरेमोनियल सीट ही है, सो वो आपके लिए भी आसानी हो गई? अब गवर्नर हाउस वाकईतन जो है वो फेडरल की अलामत तो है ही, जाहिर है, लेकिन वो अपने आप को उसी तरह उसका नुमाइंदा बनाएंगे, उतनी कंट्रोवर्सीज नहीं होंगी? क्योंकि निहाल हाशमी साहब भी एक बड़े ब्लंट शख्सियत के मालिक हैं। उनका माजी भी अगर आप देखें सियासी तौर पर, वो अपनी जो उनकी सियासी जमात है उसको उन्होंने माजी में बहुत ही स्ट्रांग हार्टेडली हैंडल भी किया है, स्ट्रोक अप भी किया है। सो आप क्या समझते हैं कि ये भी एक सेरेमोनियल ही पोजीशन रहेगी, या निहाल हाशमी साहब भी कुछ इसी तरह की क्रिएटिव शख्सियत बनकर सामने उभरेंगे मुस्तकबिल में, लाइक इट सॉरी? हाँ सना, अब ये तो देखें उनका कंडक्ट बताएगा। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि वो गवर्नर हाउस का जो तकद्दुस है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसको बहाल करेंगे। ठीक बात। एंड ही विल डेफिनेटली प्ले रोल एज ब्रिज बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि है, जो एक ब्रिज होता है गवर्नर
गवर्नर। मुस्लिम लीग नून की फेडरेशन में हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात, और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो निहाल हाशमी साहब से मैं डेफिनेटली, वो वकील हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स के बारे में बहुत बेहतर पता होगा। उम्मीद अभी कर सकते हैं, कंडक्ट बताएगा उनका कि ठीक है। वो देखें, जब जो लोग कहते हैं कि जी वो ब्लंट है, हर पॉलिटिकल वर्कर ब्लंट होता है, लेकिन हर ऑफिस का एक डिकोरम होता है। अब अगर मैं आज एमपीए हूँ, स्पोक्समैन हूँ, तो मैं उसी तरह बात करती हूँ। कल शायद मैं किसी ऑफिस में अगर होंगी तो मैं उस ऑफिस के हिसाब से कंडक्ट करूंगी। ये तो बिल्कुल ठीक बात की सादिया। उम्मीद मैं यही सादिया, आखिरी सवाल आपसे कह रही हूँ, ये फरमाइएगा कि इस सब के बाद जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, जिन हालात में भी हुआ है, सो एमक्यूएम जो है उससे तो आपको कोई खतरा रहा ही नहीं ना। अब एमक्यूएम उस तरह से आपको लगता है कि अपने केस को रजिस्टर करा सकेगी, क्योंकि तब्दीली पर भी एमक्यूएम ने कुछ ज्यादा बात नहीं की है, मां सिवाय इसके कि देख लें आपको नुकसान होगा, आपको फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि आपको इस फैसले पर शर्मसार होना पड़ेगा, इससे ज्यादा बात ही नहीं की बेचारे एमक्यूएम वालों ने। तो अब तो सब ठंड माहौल है ना। देखिए, अब जाहिर सी बात है, मुझे जो लगता है, क्योंकि उनको इस बात का, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि जब मुझे ये बात पता है, तो डेफिनेटली एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जब मुस्लिम लीग नून ने बात की होगी, क्योंकि मुझे ये आज कोई बता रहा था, आई एम नॉट श्योर, कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को नवंबर में ही आगाह कर दिया गया था कि गवर्नर साहब तब्दील कर दिए जाएंगे। जब आपने शो किया था सना, उस वक्त उनको आगाह कर दिया गया था। और दूसरा, जो कैबिनेट है, जब वो कैबिनेट का, एमक्यूएम इस वक्त 3 मिनिस्टर्स के साथ कैबिनेट का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है, वो जो इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप गवर्नरशिप से विड्रॉ होंगे, तो वो जाहिर सी बात है, इसलिए एमक्यूएम शोर नहीं करे। मैं लेकिन उम्मीद करती हूँ कि गवर्नर साहब खुद तो, कामरान तिसोरी साहब ऑन अ लाइटर नोट खुद तो चले गए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो चाबियां छोड़ गए होंगे, क्योंकि वो हर दफा जब छुट्टी पे जाते थे तो गवर्नर हाउस की चाबियां अपने साथ आपने पक्की छुट्टी करा दी ना। वो हर बारी चाबी साथ इसलिए लेके जाते थे कि उनको पता होता था उन्होंने वापस आना है। आपने पक्की छुट्टी कराई तो चाबी छोड़ के गए, डोंट वरी। थैंक यू सादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सादिया जावेद हमसे बात कर रही थी, कह रही है कि ये जो सब है, गवर्नर सिंध की जो तब्दीली है, लोग लिखने वाले प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, इतना बुरा रिएक्शन नहीं होता, कामरान टिसूरी को इस तरह नहीं निकाला जाना चाहिए था। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि ये बात पिछले 4 माह से हो रही थी, 3 माह से हो रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी बबल आपका इतना ज्यादा भर जाता है कि वो बिलाखिर ब्रस्ट कर जाता है। सो एज लाइक कामरान टिसूरी के साथ भी मेरे ख्याल यही हुआ। एक ब्रेक शामिल करते हैं और फिर एमक्यूएम का मौक़िफ़ ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और बैनुल अक़वामी उमूर पर आज जरूर अहम बात करनी है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने कहा कि ज़रा एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी लेना अहम है। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं आदिल अस्करी साहब, इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, एमपीए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। आदिल अस्करी साहब, कामरान टिसूरी साहब की तब्दीली और नए गवर्नर सिंध मोहतरम जनाब निहाल हाशमी साहब की तैनाती आपको पहले तो मुबारक हो, लेकिन फिर साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि ये खबर आपके लिए भी क्या वाक़तन एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही थी, या आपको पता था आप लोगों को कि ये तो होना ही है, तो ज़रा देर से ही हुआ? देखिए, कल तो एक तो बहुत पहले शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। और कल तो हमें ज़रा इब्लाग से मालूम हुआ था कि इस तरह का डिसीजन हुआ है, और इसकी क्या महरक़ात हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो अभी हमारी पार्टी का कोई भी मौक़िफ़ जो है वो लीडरशिप की तरफ से आ जाएगा। कल फारूक सत्तार साहब ने भी बयान दिया और अमीनुल हक साहब ने भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पोजीशंस होती हैं ये आने जाने वाली होती हैं, और जबकि कामरान टिसूरी साहब ने भी उनको खैर मक़दम किया और कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और उनको मुबारकबाद दी निहाल हाशमी साहब को। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं और सवाल बहुत सारे उठने भी चाहिए। पहले पाकिस्तान के मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है कि इस 78 सालों के अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2 तबकात के पास हुक्मरानी रही है।
एक जो डिक्टेटरशिप रही है और एक मोरूसी सियासत के पास ताकत रही है। दोनों हल्कों के पास ताकत रही है। वो मोरूसी सियासत में चूंकि ऑब्वियसली वो ताकतवर रहे हैं, तो उनके मोरूसी सियासत में भी दो तबका, एक तबका जो है वो कहलाता है जिसके पास मोरूसी सियासत के अंदर भी दो तबका थे। एक जो बाप दादा बेटा इससे सियासत कर रहे हैं और ताकत में रहते हैं और उसमें वो जागीरदार और वडेरे हैं, और दूसरा तबका कहलाता है सरमायादार। तो अब आप इससे खुद ही अंदाजा करेंगे कि इस मुल्क की दो जो बड़ी ताकतें हैं सियासत की वो कौन सी। एक सरमायादार तबका है, एक जागीरदार और वडेरों का तबका है, और इनके आगे जो आएगा तो उसमें सारी जो है वो मशीनरी फिर उन्हीं के साथ फिर फॉलो करती है। ठीक है। तो गवर्नर हाउस भी जब आप ये सारे प्रॉब्लम्स एक इनिशिएटिव था, यानी कि गवर्नर हाउस पूरे सूबे के लिए बेल ऑफ होप किसी एक आदमी के लिए नहीं था यहाँ पर, या किसी एक तबके के लिए नहीं था, ये तमाम लोगों के लिए था। बेल ऑफ होप पर आप यकीन करें कि कई लाख केसेस, केसेस का मतलब यह है कि किसी का कोई थाने का मसला है, किसी का अस्पताल का मसला है, किसी के यहाँ कोई मसला है, किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो बेल ऑफ होप पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराता था और वहां से वो फोन हो जाता था। इवन ये उनका डोमेन नहीं था, लेकिन उन्होंने वो होता है ना क्रीज से बाहर जाकर कोशिश की कि शहर को तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ शहर की कोई महरूमियों के दरमियान अगर कोई बेहतरी थी ना, तो वो ये गवर्नर हाउस था। तो अच्छा, आदिल एक मिनट, आप जो बातें कर रहे हैं कामरान टसौरी के लिए, मैं उससे 101% इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली भी मैंने गवर्नर हाउस जाकर विजिट किया हुआ है, तो मुझे पता है वहां पर वो किस तरह का उनका भी कंडक्ट था, उनका काम, उनकी चीजों का। लेकिन मैं ये डिबेट नहीं कर रही, मैं जरा अलग बात करना चाह रही हूँ। कामरान टसौरी जब गवर्नर लगाए गए थे उस वक्त भी कंट्रोवर्सी थी, आपकी जमात के एमक्यूएम के लोग कहते थे भाई ये कौन गवर्नर इनको लगा रहे हो, ये कब आए थे पार्टी के अंदर, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट कर दिया। जब वो लग गए तो फिर सारे लोगों ने एतमाद भी कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी हमारे ही गवर्नर है। अब आज जब वो चले गए हैं तो ज़ाहिर आप डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी जमात में, बहरहाल आपकी ही जमात के उससे थे, गवर्नर लगाए गए थे। क्या कामरान टसौरी जो है वो एमक्यूएम की दाखिली सियासत का शिकार तो नहीं हो गए हैं आदिल अस्करी? नहीं, इस तरह के सोचना और ये सवालात उठाना ये बेहतरी नहीं है। मैंने तो आपको पूरी मौरूसी सियासत की पूरी वो खोलकर बता दिया कि इधर है क्या, मसला क्या है। 78 सालों में आपस में ये कुछ इदारों के दरमियान आपस में इतनी मिंगलिंग हो चुकी है कि टॉप इलीटियस्ट में आपस में शादियां हो चुकी हैं, कोई किसी की बहन किसी के घर पर है, किसी की खालाजाद बहन किसी के घर पर है, आपस में इतने ताल्लुकात बन चुके हैं कि 24 करोड़ अवाम एक तरफ है और 2500 खानदान एक तरफ है। तो अब ये देखना ये है कि आइंदा आने वाले हालात में ये 2500 खानदान रूल करेंगे या 24 करोड़ अवाम के हाथ में भी रूलिंग कोई चीजें आएंगी। तो ये आप ये सारी चीजें उसी सर्कल में घूम रही हैं। तो सना, आपकी आवाज बड़ी, आप अच्छी एंकर हैं और बात भी बड़े वसूल के साथ करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह से बात कर रही हैं उसी तरीके से करते रहे। हमें तो शहर से मतलब है, मैं शहर में पैदा हूँ, शहर का बेटा हूँ। मैंने तो ये देखा कि मेरा यहाँ पर कोई दादरसी करने वाला नहीं है। ये बात तो ठीक है आदिल। देखो इस पे तो मैं आपके साथ 100%, क्या आप जहां बोलेंगे, जिस लफ्ज पे बोलेंगे, मैं इत्तेफाक करूंगी कि शहर के साथ, सूबे के साथ बदतरीन हालात का शिकार है ये सूबा भी और ये शहर भी। लेकिन इसमें सवाल, क्योंकि सियासी मामला है, इसलिए मैं जरा सियासी सवाल कर रही हूं। क्या आपको लगता है कि देखिए एमक्यूएम ने अपना एक बयान दिया, फारूक सत्तार साहब ने कहा, अब मैं ये सवाल इसलिए टीवी पे बैठ के कर रही हूँ कि देखिए लोगों के जहन में है ना ये बात, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ना कि कामरान टसौरी और फारूक सत्तार तो एक ही टीम का हिस्सा थे, तो उनको तो दुख होगा। अमीनुल हक साहब ने फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन अपना बयान जारी कर दिया। लेकिन क्या हकीकत में आपको लगता है कि एमक्यूएम कोई लाहे अमल देगी, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग हुकूमतें छोड़ने पर सोच रहे हैं, या आप अभी इंतजार कर रहे हैं कि ईद के बाद देखेंगे क्या होगा, या आपको लगता है भाई जो होना सा हो गया, अब किसी और जगह पर अपने मसल्स डालेंगे? क्योंकि बहरहाल वजारतें तो हैं आपके पास, और एज एन एग्रीमेंट एज पर द सादिया जावेद, जहां आपके पास वजारतें होंगी उस सूबे में आपको गवर्नरशिप नहीं मिल सकती थी। अच्छा, ये भी देखने की बात है कि कौन सी पार्टी का एमपी एमएलए, जिस पार्टी का एमपी एमएलए या कोई भी ऐसी नोटेबल कोई टाउन चेयरमैन तक नहीं है, वो उसको सूबे का गवर्नर दे दिया जाए, इस पर भी बात होनी चाहिए। और ये हमारी पार्टी लीडरशिप बात करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। और अभी तो वो कहते थे ना कि हवा सबकी, मतलब दिया सबका बुझेगा, हवा किसी की भी नहीं। तो अब तो सिचुएशन आपको भी अंदाजा हो रहा है सियासत का, और अरबाब इख्तियार को भी ये समझने की जरूरत है। तो चीजें अपने हिसाब से मैं समझता हूँ, मैं तो भाई पुरुमीद हूँ इस शहर
के लिए, इस सूबे के लिए, इस पाकिस्तान के लिए मैं पुरुमीद हूँ कि अब इस शहर के साथ, इस सूबे के साथ, इस पूरे पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। लोग मायूसी से निकल आए हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें आवाम की भलाई है, फलाह बहबूद है और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने किसी वजह से बनाया है, मेरा ईमान है इसके ऊपर, हम सब का ईमान है इस पर कि पाकिस्तान को किसी वजह से बनाया गया है और वो वजह इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह ये ने सारा बनाया है। ये जो सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसी में ये भी अच्छा हुआ कि कामरान टसूरी को उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये उसी का हिस्सा है आपकी ये सारी गुफ्तगू? नहीं, अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि सदर भी पूरी जिंदगी बैठा रहे, कोई भी कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक हो गया। इस मुल्क में और कोई कुछ आप नहीं इस पे कह कोई सकता। कन्फ्रंटेशन भी नहीं करोगे? आदिल अस्करी, कोई कन्फ्रंटेशन भी करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर सदर की कोई चेयर हो या फिर सीएम की कुर्सी हो, कुछ नहीं कह सकते कौन किस वक्त कब चेंज हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात तो की ये तो आदिल दूसरी अस्करी तरफ भी साहब, आप सवाल करें, ये मैं बात आपके लिए आपने सवाल छोड़ 16 जा रहा आने हूं ताकि आप सच की लोग है सवाल करें। पाकिस्तान की सियासत। वेल, थैंक यू वेरी मच आदिल अस्करी। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास, बट थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की इस मुल्क की सियासत के बारे में। और अमूमी तौर पर लोग ये कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सियासत के सीने में दिल भी होता है, और ये अपनी मर्जी से धड़कता है, अपने लोगों के लिए धड़कता है। कब, कहाँ, किसके लिए कितना धड़कना है, ये भी इस सियासत के सीने में जो मौजूद दिल है इसको पता होता है। तो बहरहाल गवर्नर सिंध तब्दील हो चुके हैं, अब देखिए आगे आगे क्या होता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरा आपको बताते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है इसके 14वें दिन में क्या कुछ हो चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और अब जरा गुफ्तगू करते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, लेकिन बिलखुसूस जरा सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के हवाले से, जो कि ज़ाहिर है कामयाबी के साथ जारी है। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं, इससे एक तरफ तो ज़ाहिर है ये बात क्लियर होती जा रही है कि दहशतगर्द जो हैं वो ज़मीन छोड़ कर भाग रहे हैं और इस वक्त रूपोश है, लेकिन दूसरी जानिब जो इन कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान के ज़ाहिर शहीद हो रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के लोग, हमारे प्यारे भाई बेटे, उनके साथ जो ज़ाहिर हमारी दुआएं भी हैं। और हम न सिर्फ ये कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े तो हैं इस सारे मामले पर, लेकिन एक ख़ास किस्म का इस वक्त एक माइंडसेट है इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कौम जो है वो यकजा है। और इस मौके पर जबकि मशरिक़ वस्ता में भी एक सिचुएशन जो है वो पैनिक की है, तो क्या हकीकतन अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद दहशतगर्द हैं उनको रोकने में पाकिस्तान कामयाबी के साथ जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसका असर आलमी दुनिया पर या उस एंगल पर भी पड़ेगा जो हम चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां तक भी ये बात हो कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं वो बारास्ता अफगानिस्तान होती हैं, बारास्ता भारत होती हैं, तो हम उनको रोक रहे हैं, आप उसमें जरा यहां पर भी मदद करें। जरा इस पर बात कर लेते हैं। अहमद हसन अल अरबी साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। अहमद हसन अल अरबी साहब, ये जो ऑपरेशन ज़िल हक़ चल रहा है, ये फरमाइएगा इससे आपको क्या लगता है कि अभी तक जितनी ज़ाहिर मौसर कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसके बाद पाकिस्तान का केस कितना स्ट्रांग हुआ है इंटरनेशनली, कि हम जो कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं और वो बारास्ता पाकिस्तान आकर यहाँ पर अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उसको प्लान भी करते हैं और फिर ऑपरेट भी करते हैं। हम तो ज़ाहिर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये हम आलमी दुनिया तक ये बात पहुँचाने में कामयाब रहे हैं अपना ये एजेंडा? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हुआ है उसमें पाकिस्तान के जो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से इस ऑपरेशन को लेके सबसे पहले वो ये था कि ये जो काउंटर सेंचुरी ऑपरेशन है, सेंचुरी डिनायल ऑपरेशन है, मिसाल के तौर मसलन ये कि जो हाइड आउट्स टेररिस्ट के मौजूद है अफगानिस्तान में, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने उनको टारगेट करना था। तो आप बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनकी सेंचुरीज को टारगेट किया है और बाकायदा तौर के ऊपर अब ये जो पूरी ये दहशतगर्द तंजीम है टीटीपी, इसके अंदर एक पैनिक है और वो अपनी सेंचुरीज को छोड़ के भाग भी रहे और इनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो असलहा दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है अफगानिस्तान में, जिसके लॉजिस्टिकल हब्स मौजूद हैं, वो सारे सेंटर्स जहां पे इस असलहे को स्टोर किया गया है, वो डिपोज जहां से ये टीटीपी को असला देते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाता है, उन तमाम हब्स को टारगेट करना है। आपने देखा कि चाहे वो बगराम बेस के अंदर हो या डीप इनसाइड काबुल, जहां पे भी वो डिपोज मौजूद हैं जहां से असलहा टीटीपी को जाता है, पाकिस्तान उनको भी टारगेट कर रहा है।
थर्ड पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये था कि इनके जो सपोर्टर्स, एबिटर्स और फाइनेंसियर्स हैं, ये अफगान तालिबान हैं, जो ये रजीम काबुल के अंदर मौजूद है, हमने इनके और दहशतगर्दों के दरमियान में जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करना है। हाँ। और दहशतगर्दों को सपोर्ट करने की कॉस्ट है वो अफगान तालिबान के लिए हमने इतनी ज्यादा बढ़ा देनी है कि उसको सपोर्ट ना करें। तो आपने देखा वो भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अचीव कर रहे हैं, हमने वो कॉस्ट बढ़ा दी है, हम इनका जो कनेक्शन है उसको ब्रेक कर रहे हैं। और हम जब इन्होंने हमारी पोस्ट के ऊपर, अफगान तालिबान ने हमला किया 53 पोस्ट के ऊपर, तो उसके बाद से हम अफगान तालिबान को भी जवाब दे रहे हैं। ये सारे का सारा जो फ्रेमवर्क था ये डिजाइन इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अफगान तालिबान की मदद से फितनाल खवारिज करवा रहे हैं। आपने देखा जब का ऑपरेशन गज़्व-उल हक लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो हमारी है वो कितनी नोज डाइव की है। आपको कोई मेजर टेररिज्म का इंसिडेंट नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो इन चारों क्राइटेरियाज को, जी आप इन चारों क्राइटेरियाज को अगर मॉनिटर करें तो यहां से आपको पता चलता है कि पाकिस्तान का इस ऑपरेशन को लॉन्च करना कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, कि पाकिस्तान ने अपने जितने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सारे अचीव किए एंड द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात है, पाकिस्तान ने अपने केस वहां पे, कहीं आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे इसी पॉइंट पे आना चाह रही थी, आप इसी को कंटिन्यू कर ले। मैं ये चाह रही थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो हम बात पहुंचाना चाहते थे, क्या वो भी सक्सेसफुल हुए हैं उस फोरम पे भी? जी बिल्कुल, इसमें देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसमें आप जब हार्ड पावर के थ्रू बात करने की कोशिश करते हैं, मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, तो वो सुनी जाती है। यूएन वेल पहले ही अफगान तालिबान के बारे में यूनाइटेड नेशंस कह चुकी थी कि यहाँ पे मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा, इसी साल यूरोपियन यूनियन ने इशू की स्टेटमेंट कि अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी पूरे खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान जब ये पूरी दुनिया को बता रहा था कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आ रही है, गज़्व-उल हक लॉन्च करने से पहले, तो उससे 3 दिन पहले जो रशियन फॉरेन ऑफिस है उसने ये कहा कि अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं। और कल आपने देखा कि मार्को रूबियो जो हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि किस तरीके से ये दहशतगर्दी को एज अ लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं अफगान तालिबान दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। तो पाकिस्तान का स्टांस जो है वो विंडिकेट होता चला जा रहा है। ठीक हो गया। अहमद, ये भी साथ साथ फरमाइएगा कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, देखें उससे आप बिल्कुल अपने आप को डिटैच तो नहीं कर सकते। एक जाने वो कंडीशंस हैं जिसपे ज़ाहिर पाकिस्तान बहरहाल इसमें कोशिश तो यही कर रहा है कि सालसी का किरदार अदा करे, दोनों जाने जहाँ जहाँ बात हो सकती है इंपॉर्टेंट पावर कॉरिडोर्स के अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी सेंसिटिव या इतनी फ्रजाइल कंडीशंस हैं इस वक्त मिडल ईस्ट की कि वो भी खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन कोई भी एक बड़ा मिसहैप हो सकता है? बिकॉज इस वक्त हमें फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। एक जानिब ऑपरेशन जो है हमारा वो जारी है गज़्व-उल हक, एक जानिब मिडिल ईस्ट का सिचुएशन है, एक जानिब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी बहुत फ्रजाइल हो रही हैं। सो आपको क्या लगता है कि कितनी अलार्मिंग पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की? देखिए, जहां तक इकोनॉमिक कंडीशंस का ताल्लुक है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया के ट्रेड राउट्स का दिल है। इट इज द हार्ट ऑफ दुनिया के जितने भी ट्रेड राउट्स हैं, जितनी भी ट्रेड आर्टरीज हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको इफेक्ट करता है डायरेक्टली। अगर ईरान के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईरान के स्ट्रेटेजिक जो विजन है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडीड। ठीक, सो ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है कि जब आप ईरान के ऊपर हमला करेंगे, जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका इफेक्ट आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जब इफेक्ट आएगा तो पूरी दुनिया के ऊपर उसके रिपरकशंस होंगे, पूरी दुनिया पे उसका इंपैक्ट आएगा। और सिर्फ ऑयल एंड गैस तक नहीं रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की हर जो अशिया है उनका ट्रेड होके वहां से गुजरता है। सो उसको अगर आप देखें तो इसका जो इंपैक्ट पाकिस्तान में आ रहा है वो नेचुरल है, वो परेशान कुन भी है, और वो पूरी दुनिया को उसका इंपैक्ट आ रहा है। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है कि हमने मिडिल ईस्ट के अंदर डी एस्केलेट करवाना है, वो आई थिंक अगर आप उसको न्यूट्रली ऑब्जर्व करें, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करें, तो वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। वो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि ये जंग डी एस्केलेट होके खत्म हो। पाकिस्तान का जो गोल्डन विजन है, पीस विद इन एंड पीस विदाउट, पाकिस्तान उसी की बेस पर पूरी दुनिया के साथ बातचीत कर रहा है। पाकिस्तान के पास जो एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र है, इस पूरे खित्ते के अंदर
पाकिस्तान के पास वो क़यादत मौजूद है जिसने मोस्ट मॉडर्न रिमोट वॉरफेयर में मिलिट्री डिप्लोमेसी को नेविगेट किया है। मे के अंदर आपने इंडिया वाली एग्जांपल में देखा, ये सेंसिटिव चीज होती है। तो उसी तरीके से उसी एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की पावर्स के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है बैक चैनल के ऊपर। आपने देखा जब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हुई यहाँ पे बैक चैनल डिप्लोमेसी में, तो ईरान के प्रेसिडेंट ने फिर स्टेटमेंट भी दिया कि हम जो है अपने मुसलमान भाइयों के उधर अटैक नहीं करेंगे और हम डी एस्केलेशन की तरफ वो हवा चलना शुरू हुई। अभी भी आप देख रही हैं कि जहां जहां पे डी एस्केलेशन की बात हो रही है, जहां जहां पे पीस एंड स्टेबिलिटी की बात हो रही है, उसमें आपको बैकग्राउंड में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, स्पेशली मिलिट्री डिप्लोमेसी नजर आएगी। सो पाकिस्तान इस वक्त गोल्डन तरीके से नेविगेट कर रहा है एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं ये खित्ते के अंदर डी एस्केलेशन करवाएंगी, अमन लेके आएंगी। वेल थैंक यू वेरी मच अहमद हसन अल अरबी साहब। वक्त बहुत मुख्तसर रह गया था, ख्वाहिश तो थी कि ज़रा लंबी इस पर जाए, लेकिन बहरहाल कल कोशिश करेंगे कि ज़रा बिलखुसूस मिडल ईस्ट के हालात पे बात करें, क्योंकि ऑयल प्राइसेस की जो बढ़ने का मामला है, मुझे आज जब खबर सुनने को मिली तो मैं सोच रही हूँ उसका फॉलोअप कल आपके साथ ज़रा शेयर करूँगी कि हमारे जो पेट्रोलियम एसोसिएशंस के कुछ लोग हैं वो भी कुछ बातें कर रहे हैं, वो स्पेकुलेशंस भी फैला रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं हुकूमत को। एक जानिब इतना प्रेशर है दुनिया का, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर हम डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली भी हम देख रहे हैं कि आपके लोग यानी जो लोग ज़ाहिर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं वो भी हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं इस इतनी सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर। इसको डिबेट करेंगे, बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।